यूपीएपीओ मुख्य परीक्षा का आज हम लोग जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो 2022 वाला था, जिसके 2 सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा सेक्शन हम करेंगे और जिसमें कि देखिए 3 प्रश्न दिए हुए हैं। सेक्शन सी में भी आपके 3 प्रश्न हैं, 6, 7 एंड 8। सब में 2-2 प्रश्न यहाँ पर आपका दिया हुआ है। सेक्शन 6 हम देखेंगे यहाँ पर बीएनएस का है। अब तो हम इसको बीएनएस ही बोलेंगे, व्यापण अपहरण को लेकर के, क्योंकि एक डिफरेंस जरूर आता है, याद रखिएगा। जैसे आपका चोरी या फिर उद्यापन में पूछ लेंगे, चोरी या लूट में हो गया, ठीक है, लूट या डकैती में हो गया, गृह भेदन या गृह अतिचार में हो गया। इस तरीके से डिफरेंस पूछा जाता है। आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यास भंग में आपका हो गया, आपराधिक मानववध हत्या में अंतर आपका पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका अपहरण व्यापहरण तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस के पर्पज से। तो यहाँ काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं जो ज़रूर आता है, जिसमें से एक डिफरेंस। और यहाँ पर लेकिन 2 तरीके से 5-5 नंबर के तरीके से प्रश्न पूछा है। पहला पूछा है कि अपहरण तो एक निरंतर अपराध है, जबकि व्यापहरण नहीं है। पहले तो हमको इसी को बताना है उनको। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर 10 नंबर का है ओनली। 5 नंबर का आधा ये हो गया, 5 नंबर का आधा डिफरेंस हो गया। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले आप अपहरण को डिफाइन कर रहे हो, फिर आप व्यापहरण को डिफाइन कर रहे हो, क्योंकि इतना आप लोगों को इतना स्पेस नहीं मिलेगा यहाँ आंसर लिखने के लिए। क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि वहाँ पर आपको रिलीवेंट स्पेस मिलता है केवल रिलीवेंट फैक्ट लिखने के लिए। ऐसा नहीं कि आप लोग जब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या फिर मास्टर डिग्री कर रहे होते हैं तो फिर आप लोगों को भाई लिखने का ही काम होता है कि लिमिटेड लिखे जाओ। लेकिन यहाँ नहीं है भाई, यहाँ लिमिटेड लिखना पड़ता है। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ अपहरण, आपको इसी के बारे में बताना है। अपहरण को कहाँ डिफाइन किया गया है, पहले ये बताइए। अपहरण को अगर हम बीएनएस की अब बात करें तो सेक्शन आपका 138 में परिभाषित किया गया, जिसे इंग्लिश में अबडक्शन कहते हैं। और व्यापहरण को कहाँ डिफाइन किया गया, 137 में, और इसके सबसेक्शन 2 में इसकी पनिशमेंट दी हुई है। अब ये क्या पूछ रहे हैं कि यह एक निरंतर अपराध है लेकिन व्यापहरण नहीं है। देखिए, व्यापहरण जो किया जाता है वो उसके जो विधिपूर्ण संरक्षक है उनकी संरक्षता से बाहर ले जाया जाता है, उनकी कंसेंट के बिना, ठीक है। लेकिन ये 2 तरीके से होता है, तो भारत से बाहर। अब भारत से बाहर अगर आप लेके जा रहे हो तो वो व्यक्ति वयस्क भी हो सकता है, ये बात याद रखना। और अगर भारत के अंदर है तो वो व्यक्ति जो है शिशु होना चाहिए। अब शिशु शब्द वहाँ पर इंक्लूड हो गया। पहले लड़की है तो आपका 18 साल, लड़का है तो 16 साल, इस तरीके की एज वहाँ पर इंक्लूड थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, अपहरण के लिए बल का यूज होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। तो ये एक निरंतर अपराध है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह बराबर लेकर जा रहे हो बल का यूज करके, तो वो जब भी आप उसे एक नई जगह लेकर जा रहे हो, वो आपका अपहरण का अपराध जो है लगातार होते जा रहा है, कंटिन्यू होते जा रहा है। लेकिन व्यापहरण क्या है, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपने उस व्यक्ति को उसकी कंसेंट के बिना या उसके गार्जियन की कंसेंट के बिना उसकी संरक्षता से लेकर गए हो, तुरंत ये ऑफेंस जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर डिफरेंस भी ऐसे ही आते हैं भाई कि इस तरीके से कि वो विधिपूर्ण संरक्षता में होना चाहिए, वो विधिपूर्ण संरक्षता की जरूरत नहीं होती, उसमें वयस्क होता है, इसमें वयस्क या वयस्क कुछ भी हो सकता है, इसमें बल का यूज़ होता है लेकिन इसमें बल का यूज़ नहीं होता, बहला फुसला कर ले जाया जाता है, ठीक है। और इसमें कंसेंट मायने नहीं रखती, इसमें कंसेंट जो है मायने रखती है, इसमें कंसेंट मायने नहीं रखती व्यापहरण के अंदर। इस तरीके से इसके डिफरेंसेस आप लोग करेंगे। अब यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया इसमें। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब सेक्शन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बटे हुए होंगे, नहीं। आप यहाँ से देख रहे हैं कि लगातार किसी भी सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्ट का दे दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन बी जो है इसका, ये हमारा क्या है, आरोप का है। लेकिन फिर भी आप सेक्शन सी देखेंगे तो ये फिर भी थोड़ा जो दूसरा वाला सेक्शन से उससे ठीक था, बी सेक्शन से, ठीक। इसमें क्योंकि बुरा आपका जो पूछा गया है वो थ्योरिकल बेस है, मतलब क्वेश्चन नहीं है, सिंपल। आरोप से आप क्या समझते हैं? आरोप के अंतर्गत मतलब आरोप की अंतर्वस्तु और इसमें परिवर्तन करने के न्यायालय की पावर्स हमको बतानी है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आरोप का मीनिंग पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। आरोप की फिर हमें कंटेंट्स बताना, उसमें क्या क्या होता है, और फिर क्या इसमें परिवर्तन कोड कर सकता है उसकी पावर। तो आरोप को कहाँ डिफाइन किया गया? 2F के अंदर, ठीक है। आरोप को कहाँ परिभाषित किया गया? 2F के अंतर्गत। जब आरोप में एक शीर्ष हो, एक से अधिक शीर्ष है, तो सारे शीर्ष जो है आरोप माने जाएंगे। बट ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन मुख्यतः आरोप हम क्या कह सकते हैं कि जब जो अभियुक्त व्यक्ति है, जब अभियुक्त व्यक्ति को इस बात से अवगत कराया जाए कि आरोप ने कौन सा ऑफेंस कारित किया है, तो वो क्या मतलब, वो क्या हमारा चार्ज है एक तरीके से। तो यहाँ पर आप नॉर्मली 2F भी तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, साथ में अपने सामान्य शब्दों में भी आप जो है लिख दें, बट बहुत लेंदी ना लिख के पता चला आपने आरोप में पूरा का पूरा अपना निकाल दिया। नेक्स्ट आएगा आपका आरोप के अंतर्वस्तु। अब बात ये कि भाई 22 में तो जरूरी आ जाए, लेकिन
घुमा फिरा के दे देंगे, किसी भी तरीके से दे सकते हैं, ऐसे कुछ और दूसरा क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे अब जमानत का प्रश्न आता है भाई, बेल का प्रश्न, तो आप मुझे ये बताइए जो बेल है, अब बेल को तो डिफाइन कर दिया गया है ना 2B के अंदर, पहले नहीं डिफाइन था। तो जब अगर बेल का प्रश्न पूछा जाएगा कि जमानत किसे कहते हैं, सशर्त जमानत के बारे में बताइए, सैद्धांतिक जमानत के बारे में बताइए, जमानती मामलों में जमानत के बारे में बताइए, तो अगर मीनिंग पूछा जाएगा तो हम 2B का हवाला देंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पर आरोप की अंतर्वस्तु बतानी है हमको, आरोप की अंतर्वस्तु, तो इसको कहाँ डिफाइन की 234 में बताई गई है कि आरोप जो है ये, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो जो ऑफेंस क्या उसका स्टेटमेंट होगा, कौन से अधिनियम के अंतर्गत क्या है, उसकी धारा कौन सी है, अगर इस तरीके से नहीं तो उसको परिभाषा लिखेंगे, न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है बतानी होती हैं। अब परिवर्तन जो हम पढ़ते हैं 239 में होते हैं कि भाई ये बताओ अगर एक बार कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया तो क्या उसमें चेंज हो सकता है, तो बिल्कुल, लेकिन उसके कंडीशन है जजमेंट सुनाए जाने से पहले, ठीक है, निर्णय सुनाए जाने से पहले जो न्यायालय है 239 कह रहा है कि वो जब आरोप में परिवर्तन कर सकता है। बाकी यहाँ पर क्योंकि पावर पूछा है तो पावर ये है कि मतलब कोई भी चीज़ जोड़ सकता है, घटा सकता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर उसकी दी हुई है। तो यहाँ पर इस तरीके से 3 सेक्शन आपको फ्रेम करते हुए लिखने हैं। 2F में आरोप की परिभाषा, 234 में कंटेंट्स हो गया, और परिवर्तन करने की पावर 239 में, 239 में। अब उसके बाद फिर से हमारा CRPC यानी कि BNSS का हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ गया है। अब ये कह रहे हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बलात्संग के अभियुक्त। अब आप इसमें एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ BNSS से इस साल कौन कौन से सेक्शन से फ्रेम हुआ है वो बाद में बताएंगे जब हमारा फाइनल हो जाएगा, ठीक है, दोनों से बताएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बलात्संग के अभियुक्त, यानी कि यहाँ पर देखिए एक्यूज्ड को भी पूछा है, ठीक है, जो रेप का ऑफेंडर है, क्रिमिनल है, और जो महिला है जिसके साथ रेप हुआ है उसकी मेडिकल परीक्षा संबंधी प्रावधान पूछ रहा है। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ मोस्टली महिलाओं से संबंधित चीज़ों को इंक्लूड किया है, जैसे हमने कल देखा था, ये आप देखेंगे ये भी महिलाओं वाला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, BNS का भी, IPC का, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भी CRPC का पूछा गया था, लेकिन अब हम यहाँ किसका बताएंगे, BNS का, BNSS का। तो देखिए पहले हमको बताना है कि वो व्यक्ति जिसने बलात्संग का अपराध किया है उसकी मेडिकल परीक्षा सेक्शन का 52 के अंदर है, किस लिए की जा रही है, भाई साक्ष्यों का पता लगाने के लिए की जा रही है, ओके। और बाकी चीज़ें क्या हैं, बाकी सारी चीज़ें कि उसके अंदर जो है जब जो मतलब आपका परीक्षण किया जाएगा तो उसमें जो आरोपी है और उस आरोपी को जो व्यक्ति साथ लेकर गया है उन दोनों का नाम, पता, ठीक है, उसकी एज कितनी है, उसके शरीर से DNA के लिए क्या लिया गया है, इस तरह की जो चीज़ें इंपॉर्टेंट उस मामले में साक्ष्य के रूप में यूज़ की जा सकती हैं, उन चीज़ों को पूरा का पूरा यहाँ पर लाइसेंस करके हमको बताना है। अब ये कहाँ है, अब फिलहाल के अगर मैं बात करूँ तो 52 में है। रेप के पीड़ित व्यक्ति का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो कहाँ दिया हुआ है, 52 में दिया हुआ है। और अगर हम बात करें अभी पीड़िता की तो पीड़िता का 184 के अंतर्गत दिया हुआ है, यानी कि अगर कोई महिला जिसके साथ बलात्संग हुआ है या प्रयत्न हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल सूचना मिलने से 24 घंटे के अंदर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, और उसके या तो उसके कंसर्न से, उसके साथ आए व्यक्ति की कंसर्न से किया जाएगा। उसमें भी चीज़ें वही हैं कि उसके साथ गए व्यक्ति और उसका नाम, पता, उसकी एज, उसकी बॉडी से DNA के लिए क्या किया गया है, लिया गया है, और उसके शरीर पर चोट के जो निशान पाए गए हैं, आखिर आपने किन ग्राउंड्स पर वो राय बनाई है, ठीक है, आपने जो परीक्षण तक कब शुरू किया, कब खत्म किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करेगा। और एक बात याद रखना, इसमें ड्यूरेशन ऐड कर दी है 7 डेज कि जो चिकित्सा अधिकारी जैसे अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा 7 डेज के अंदर किसको, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उसको देनी होगी। ऐसे नहीं कि जब तुम्हारा मन चाहे 2-3 महीने में तुम दे दो, नहीं, 7 डेज का यहाँ पर टाइम पीरियड इंक्लूड कर दिया है। यानी कि यहाँ पर हर तरीके से एक है ना, एक स्पीडी ट्रायल वाला जो चीज़ है ना उसको ऐड कर लिया है हमारे BNSS के अंदर, कि भाई अब ऐसा नहीं कि अब तुम्हें समय ही नहीं दिया हुआ था कि जब तक तुम्हारी मन चाहे तुम कुछ भी करते हो, अब ऐसी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन फिर भी आप इन दोनों को इस बार भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये तैयार करने हैं। नेक्स्ट अब हमारा फिर से आ गया IPC यानी कि BNS का। ये भी आप देखेंगे सिंपल क्वेश्चन है। यही प्रश्न इसमें ये था कि आप इस भी कॉलम को अच्छे से चुन सकते थे, बट पता है दिक्कत क्या थी कि एक खंड में से ना आपको 2 ही प्रश्न करने थे, इसमें से भी 2 करने थे, यानी कि आपके A में तो एक ही था, एक ही करना था, 2 B में से करने थे और 2 C में से करने थे। बट इसमें आप देखेंगे अजय इसमें तो बड़े सारे प्रश्न लगभग अच्छे हैं भी, तो ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और इसमें आप देखेंगे ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दुष्प्रेरण का, कि दुष्प्रेरण क्या है और इसके विभिन्न प्रकारों के उदाहरण सहित बताइए। तो दुष्प्रेरण क्या है, सेक्शन 45 में बताया गया है।
ठीक है। कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। उकसाकर कर सकते हो इंस्टिगेट द्वारा, आप जो है किसी षड्यंत्र में शामिल होकर, और साथ साथ सहायता द्वारा। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। ये पूरा बहुत ईजी प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो यहाँ लेकिन भाई तैयार फिर भी सारा करना है, क्योंकि 1-2 प्रश्न आपका रिपीट जरूर होता है। अब हमारा लास्ट क्योंकि 2 क्वेश्चन अभी इसमें हमारे, क्योंकि 9 क्वेश्चन थे इसमें, सॉरी मैंने 8 बताया, 9 क्वेश्चन थे, ठीक है। क्योंकि इसमें से भी मैं 2 कर रहे थे, पीछे वाले दोनों ऐसे थे कि जो बहुत ठीक थे, जिन्हें हम आसानी से मतलब किया जा सकता था। अब हमारा आता है नेक्स्ट, यानी कि अगर देखें तो इसमें जो बीएनएस का पोर्शन है, मतलब आईपीसी का जो पोर्शन था वो बिल्कुल सही था, लेकिन अगर पोर्शन कोई टफ था तो वो आपका BNSS यानी कि सीआरपीसी का था। अब यहाँ पर इसमें फिलहाल एक क्वेश्चन और कराएंगे आप लोगों को। देखिए ये क्या पूछा गया है, और ये चीज़ें मैंने आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी कराई हैं कि ऐसी चीज़ें जहाँ से एक क्वेश्चन कलेक्ट करके पूछा जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत किन अपराधों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। यानी कि आपको, अब अगर मैं बात करूं तो बीएनएस के अकॉर्डिंग वो सारे सेक्शंस यहाँ पर निकाल कर रखने हैं जिनमें मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है, और मृत्यु दंड की वर्तमान स्थिति को न्यायिक निर्णयों की सहायता से यहाँ पर हमको समझाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने सेक्शन लिखे हुए हैं, ये लगभग आपकी ये टोटल 15 सेक्शंस हैं जिसमें बीएनएस के अंदर मृत्यु दंड का प्रावधान है। अब ये सारे सेक्शन आपको वैसे भी याद होने चाहिए कि हमारे बीएनएस में वो कौन कौन से सेक्शन जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। तो सबसे पहले जो ऊपर आपको यहाँ पर लगभग 4 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये रेप से संबंधित धाराएं, बलात्संग से संबंधित ये सेक्शंस है, इन सब में मृत्युदंड की सजा है। सबसे पहले 65(2) में है सब सेक्शन, जिसमें 12 वर्ष से कम एज की लड़की की बात कही गई है, ठीक है। 66 क्या है कि अगर वो जो विक्टिम है उसकी अगर क्या हो जाए, डेथ हो जाए या वो वेजिटेटिव सिचुएशन में पहुंच जाए तो 66 अप्लाई होता है। 70 जो है वो भी आपकी किसकी बात करता है, गैंग रेप की बात करता है, इसके सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट 71 कह रहे कि अगर आप इनमें से जो रेप की ऑफेंसेज है ना, ठीक है, उनमें से अगर आप कोई भी ऑफेंस को फिर से रिपीट कर रहे हो तो 71 के अकॉर्डिंग भी मृत्युदंड का प्रावधान है। अब ये नीचे और धाराएं हैं बाकी, जैसे 103 में आप समझते हो कि सबसेक्शन 1 और 2 दोनों में मृत्युदंड का प्रावधान है क्योंकि हत्या से संबंधित है। 104 जो कभी हमारा आपका 303 होता था आईपीसी, जिसको कि खत्म कर दिया गया था, उसमें मृत्युदंड का प्रावधान था, बट अब इसमें आजीवन कारावास में इंक्लूड कर दिया, तो इसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। 107 जो कह रहे हैं कि अगर किसी मतलब बच्चे को या फिर मानो कोई पागल व्यक्ति है उसको आप आत्महत्या के लिए उकसा रहे हो तो 107 उसको भी जो है मृत्युदंड का प्रावधान है। देखिए सब में अल्टरनेटिव है, बिल्कुल ये अल्टरनेटिव है, बट हमको पता होना चाहिए कि किस किस में है। नेक्स्ट 1092 ये आपका अटेम्प्ट की बात करता है, मर्डर टू, ठीक है, हत्या के प्रयत्न के अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करता है, क्योंकि सबसेक्शन 2 वही बात करता है 104 में। तो अगर आप फिर से कोई ऐसा अपराध करते हो जिसमें आजीवन कारावास है, मृत्युदंड वाला वगैरह वाला, और इसमें आप क्या कर रहे हो, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर फिर से रिपीट कर रहे हो। 111 जो आपका संगठित अपराध से संबंधित है, जिसके सबसेक्शन 2, क्योंकि अब इसमें जो आपने ऑफेंस किया उसकी ग्रेविटी के आधार पर कि उससे सामने वाले को कितना खतरा है उसके आधार पर यहाँ पर इसको इंक्लूड किया गया है। 113(2) जो कि बात करता है आपका आतंकवाद के बारे में। 140 यहाँ पर जो है ये वेपन अपहरण की बात करता है, इसका भी सबसेक्शन 2 में है मृत्युदंड की पनिशमेंट। 147 जो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी वगैरह की बात करते हैं, युद्ध करना, उसका षड्यंत्र करना, दुष्प्रण करना, इस प्रकार से। 160 जो है ये सैनिक नौसैनिक के फील्ड में आ जाता है। 310(3) कह रहे कि अगर हत्या के साथ आप डकैती के साथ अगर आप हत्या कर रहे हो तो 310(3) अप्लाई होता है। और 230 सबसेक्शन 2 जब लग रहा है कि भाई आप किसी के खिलाफ झूठी गवाही दे रहे हो और आपने ऐसी गवाही दी कि आपकी गवाही की वजह से उस निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा मिली, तो सामने वाले को मृत्युदंड की सजा का और विकल्प दिया हुआ है। तो इस तरीके से सारे के सारे सेक्शंस आप क्या करें, एक पेज पर जाएं और वहां पर सबको स्टेप बाय स्टेप जो है आप सबको वहां पर लिख लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और अगर हम वर्तमान केसेस की बात करें मृत्युदंड की वर्तमान स्थिति को लेकर के, तो देखिए सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट केस है बच्चन सिंह वाला, जिसमें कहा था कि मृत्युदंड केवल रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ही दिया जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से अभी इसमें हमारे 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 8 में एक बचा हुआ है और 9 में इन्होंने 3 दिए हुए हैं, ठीक। तो ये कराएंगे नेक्स्ट पोर्शन में। आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।